चैनल 6 के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के एक हॉलवे में काले बालों वाला एक आदमी चुपचाप खड़ा था। उसके चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी नई पत्नी रिवा बार बार उसे पुकार रही थी, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुन पा रहा था। उसकी नजरें उस खूबसूरत लड़की पर टिकी थी जो धीरे धीरे वहां से दूर जा रही थी। वह आदमी था वरुण सिन्हा, कभी उभरता हुआ पॉप सिंगर, जो अब गिरकर एक फ्रीलांस टैलेंट स्काउट बन गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये सच है? उसने मन ही मन सोचा। क्या वो सच में आगे बढ़ चुकी है? क्या उसने सच कहा था जब उसने कहा कि उसे एहसास हुआ कि उसके मेरे लिए जज्बात इतने गहरे नहीं थे? क्यों ये इतना दर्द दे रहा है? श्रव्या वर्मा, वही लड़की जिसने उसे सब कुछ दिया था, जो उसके कहने पर उसे कुछ भी खरीद कर देने को तैयार रहती थी, आज किसी और आदमी की बाहों में थी। यही वही लड़की थी जो पिछले 2 सालों में उसके हर कॉन्सर्ट के दौरान उसके लिए पानी की बोतल तक तैयार करती थी। क्या उसे अपने झूठ पर पछतावा हो रहा था? उस समय जब पूरी साजिश चल रही थी, उसे बस इस बात की परवाह थी कि उसे इससे क्या फायदा मिलेगा। उसकी स्टारडम लगातार बढ़ रही थी। उसके पास दोनों दुनिया की सबसे अच्छी चीजें थी। एक तरफ उसकी असली गर्लफ्रेंड के साथ सीक्रेट रिश्ता, और दूसरी तरफ श्रव्या जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की, जो उसके नाम को और बड़ा बनाने के लिए एक मोहरे की तरह थी। लेकिन जब सब कुछ बिखर गया, जब राजवीर वर्मा ने उस पर हमला करना शुरू किया, तब उसका गुस्सा बढ़ गया था। लेकिन आज श्रव्या को फिर से देखकर वह फिर से दुख और पछतावे में डूब गया। उससे भी बुरा, वो अपने सीने में उठ रहे दर्द को नकार नहीं पा रहा था। यह सोचकर कि श्रव्या ने अतीत को छोड़ देने का फैसला किया, उसे याद आया कि वह कितनी दयालु दिल की लड़की थी। क्या वह उस बर्ताव की हकदार थी जो हमने उसके साथ किया? उसे अच्छी तरह पता था, वो इससे कहीं बेहतर की हकदार थी। हाँ, वो बेहतर की हकदार थी। वरुण ने मन ही मन दोहराया, सब छोड़ दो। तभी उसके विचारों में डूबी हालत में रिवा ने उसकी बांह पर जोर से थप्पड़ मारा और वो उसकी तरफ मुड़ गया। रिवा बोली, हम श्रव्या के बारे में क्या करेंगे? हमें कुछ करना पड़ेगा वरुण। वरुण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। भौहें सिकोड़ते हुए उसने कहा, हम क्या करेंगे? क्या तुम्हें अभी भी काफी नहीं हुआ? हम लगभग सब कुछ खो चुके हैं। जब तक हम अचानक मल्टी बिलियनियर नहीं बन जाते, हम सिर्फ असफल ही होंगे। और वैसे भी गलती हमारी थी। खुद को पीड़ित मत बनाओ, वरुण ने कहा। उसने गहरी सांस लेकर आगे कहा, चलो बस आगे बढ़ते हैं। उसने वादा किया है कि वो अपने पिता से कहेगी कि वो हमें अकेला छोड़ दें। रिवा, यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। इसे स्वीकार कर लो। वरुण ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने ये सब नहीं छोड़ा तो मैं। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर पीछे हटकर बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तलाक फाइल कर दूंगा। क्या उसकी वजह से? रिवा गुस्से से बोली, नहीं धत। रिवा, ये अपने दिमाग में बैठा लो। गलती हमारी थी, वो सब भूलने को तैयार है, तो हम भी यहीं खत्म करते हैं। वह हाँफते हुए बोला, अगर मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का फैसला किया, तो उसकी वजह श्रव्या नहीं, तुम होगी। इतना कहकर वो मुड़ गया। चलो अभी उधर। जब वे माई बॉक्स कार में जा रहे थे, आदित्य ने श्रव्या को अपनी बाहों में लेकर पूछा, इतना सब करने के बाद भी तुमने उन्हें मौका क्यों दिया? श्रव्या ने शांत स्वर में कहा, आदित्य, मैं और क्या करती? उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसे कानून सजा दे सके। झूठी दोस्ती, झूठा रिश्ता। दुर्भाग्य से इसके लिए किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। उसने आगे कहा, और वैसे भी मेरे पिता ने पहले ही उनका करियर बर्बाद कर दिया है। वे पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। फिर उसने आदित्य की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर क्यों बर्बाद करूं? वो मुस्कुराई,
मैं तो तुम पर ध्यान देना चाहती हूँ। हमारा परिवार, मेरा संगीत, हमारी शादी और शायद एक बच्चा। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं चारू के साथ मिलकर उन पर नजर रखूंगा। कौन जाने वे आगे क्या योजना बना लें। श्रव्या ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझती हूँ। 2 दिन बाद रिवा व्हाइट सिटी ऑफ एंजल्स में एक शानदार घर के सामने खड़ी थी। वो अपनी ज्यादातर बचत खर्च कर चुकी थी, सिर्फ एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह श्रव्या के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर लेकर गया और लिविंग रूम में बैठा दिया। वो कई मिनट तक इंतजार करती रही। फिर आखिरकार सीढ़ियों से एक महिला नीचे उतरी। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। उसके लंबे रेशमी बाल उसकी पीठ तक गिर रहे थे। उसकी मुलायम, मोती जैसी सफेद त्वचा चमक रही थी। उसकी भूरी आंखें चमक रही थीं। वो किसी देवी की तरह लग रही थी, कई हॉलीवुड सितारों से भी ज्यादा आकर्षक। रिवा खड़ी हो गई। मिस गीतांजलि, मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। मैं आपके समय की बहुत सराहना करती हूँ। गीतांजलि ने शांत स्वर में पूछा। तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी? रिवा ने कहा, क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आपकी मदद चाहिए श्रव्या को बर्बाद करने के लिए, जिसे लोग एसवी के नाम से भी जानते हैं। गीतांजलि ने भौं उठाई। श्रव्या, तुम्हारी बैंडमेट, क्या वही नहीं जिसकी वजह से तुम्हारा बैंड टूटा था? हाँ, रीवा बोली। उसके पिता ने हमें बर्बाद कर दिया। गीतांजलि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री थी। वह 2 बार सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड जीत चुकी थी और सालों में 5 फिल्में कर चुकी थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वह पहले से ही एक स्थापित नाम थी। गीतांजलि ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, मान लिया कि हम एक दूसरे को जानते हैं, रीवा। हमारे रास्ते पहले भी टकराए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरा एसवी से कोई झगड़ा नहीं है, और मैंने सुना है कि वो एक बहुत ताकतवर आदमी की बेटी है। मैं खुद मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। श्रव्या को लोग ज्यादा एसवी के नाम से जानते थे, इसलिए इंडस्ट्री के कई कलाकार उसे उसी नाम से बुलाते थे। रीवा के चेहरे पर अचानक एक खतरनाक मुस्कान आ गई। यही तुम गलत हो, गीतांजलि, वह बोली, क्योंकि श्रव्या की वजह से अब वह आदित्य राय कपूर से शादी कर चुकी है। वही VRKISSEL मीडिया कंपनी का CEO दिल्ली में। रीवा की बात खत्म होते ही टूटते कांच की तेज आवाज गूंजी। गीतांजलि के हाथ का वाइन ग्लास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। वह फुसफुसाए, क्या? तुमने क्या कहा? वह आदित्य राय कपूर से शादी कर चुकी है। हम मुंबई के बुकारेस्ट के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां महिलाओं को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अधिकारियों ने आखिरकार उस कोठे का पता लगा लिया है जहां बांग्लादेश से लाई गई कई महिलाओं को कैद करके रखा गया था। भारत की फोर्सेज ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उस सेक्स डेन पर छापा मारा है, एक पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद। शुरुआती इंटरव्यू किए गए हैं और अब तक कुछ महिलाओं ने, जिन्हें अवैध रूप से ट्रैफिक किया गया था, दावा किया है कि उन्होंने VRKISSEL मीडिया कंपनी में संभावित टैलेंट बनने के लिए ऑडिशन दिया था। जांच अभी और बाकी है, लेकिन कुछ सबूत मीडिया कंपनी की ओर इशारा कर रहे हैं। CEO ऑफिस से आदित्य और विपिन उस खबर को देख रहे थे जो विरोधी टीवी नेटवर्क से आ रही थी। दिल्ली लौटने के बाद आदित्य को सिर्फ 1 दिन का आराम मिला था और फिर एक और बुरी खबर सामने आ गई, जिसका दोष मीडिया कंपनी पर डाला जा रहा था। यह बहुत बुरा है, विपिन ने कहा। उन्होंने अपने बेटे की ओर मुड़कर पूछा, क्या जांचकर्ताओं ने तुमसे संपर्क किया? पूरा रिपोर्ट नहीं आया है। अभी नहीं, आदित्य ने जवाब दिया।
लेकिन चारू ने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया है कि हमें कहाँ और गहराई से जांच करनी चाहिए। उसने और उसकी टीम ने उन सभी डिवाइसों को हैक कर लिया है जो कभी हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हुए थे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इसमें कोई अंदर का आदमी शामिल है। यही बात मुझे डराती थी, विपिन ने कहा। आने वाले दिनों में मीडिया कंपनी पर और दबाव डाला जाने लगा कि वह इन आरोपों का जवाब दे। नए सीईओ होने के नाते आदित्य ने मजबूती से कहा कि कंपनी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये घटनाएं कंपनी से कैसे जुड़ी हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल के रूप में उसने उन पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद की पेशकश की जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी। इसके बदले में उन्हें उनका पूरा बयान मिला और वे पुलिस के आरोपों से उसकी तुलना कर सके। शादी की तैयारियों के साथ साथ आदित्य पूरी तरह व्यस्त हो चुका था। दिल्ली लौटने के 2 हफ्ते बाद आखिरकार उन्हें वह सुराग मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। आदित्य द्वारा नियुक्त एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसके ऑफिस में आया। उसके हाथ में कई दस्तावेज थे। उसने कहा, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस संगठित अपराध के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, आपका सीक्रेट दुश्मन। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मुझे थोड़ा अंदाजा है। अपने मन में वह पहले ही शक कर चुका था कि यह या तो कनिका है या हरीश। इन्वेस्टिगेटर ने दस्तावेज जोर से आदित्य की मेज पर पटक दिए। फोल्डर खोलते हुए उसने कहा, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत करीब है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक विड्रॉल करना चाहता हूँ, निरंजन राज ने फोन पर बैंक मैनेजर से कहा। वो अपने ऑफिस में था और जल्दबाजी में योजनाएं बना रहा था। मुझे कल के लिए 50 मिलियन पाउंड कैश चाहिए। मेरा परिवार लंबी छुट्टी के लिए देश छोड़कर जा रहा है। हाँ, आप इसे कितनी जल्दी तैयार कर सकते हैं? कल। बहुत अच्छा, मैं कल कैश ले लूंगा। फोन रखने के बाद उसका असिस्टेंट अंदर आया और बोला, सर, VRKISSEL मीडिया कंपनी ने आज दोपहर एक अर्जेंट शेयरहोल्डर्स मीटिंग अनाउंस की है। उन्हें कह दो कि मेरे पास ज्यादा जरूरी काम है, निरंजन राज ने कहा। वैसे भी मैं अपने शेयर बेचने के बारे में सोच रहा हूँ, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों न हो। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब आदित्य ने मेरी बेटी को ठुकरा दिया था, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्हें मेरे बिजनेस की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी ने कहा, सर, उन्होंने कहा है कि आपका वहां होना जरूरी है। उन्होंने घोषणा की है कि वे शेयरों को उनकी मूल कीमत पर खरीदने वाले हैं। ऐसा लगता है कि वे मीडिया कंपनी पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। क्या तुमने कहा, मूल कीमत पर? निरंजन राज ने हैरानी से पूछा, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से कंपनी विवादों में घिरी हुई थी और उसके स्टॉक प्राइस गिर चुके थे। अब तक कोई भी उसके शेयर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह तो उन्हें बहुत कम कीमत पर बेचने का सोच रहा था। हाँ सर, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। क्या मैं आपकी उपस्थिति की पुष्टि कर दूं? पुष्टि कर दो, उसने आदेश दिया। मुझे अपने शेयर बेचने हैं। दोपहर के 3 बजे VRKISSEL मीडिया कंपनी के सभी शेयरहोल्डर मीटिंग में इकट्ठा हुए। कई लोग अपने शेयर बेचने के लिए उत्साहित थे क्योंकि कंपनी और राय कपूर परिवार के खिलाफ जांच चल रही थी। आदित्य अपने पिता और असिस्टेंट व्यास के साथ कमरे में दाखिल हुआ। गुड इवनिंग बिजनेस पार्टनर्स, उसने कहा। मैंने फैसला किया है कि मैं आपके शेयर खरीदूंगा। कुछ साल पहले हमने अपने शेयर बेचे थे ताकि हम अपने बिजनेस पार्टनर्स का दायरा बढ़ा सकें। लेकिन हालिया स्कैंडल से ऐसा लगता है कि समस्या का स्रोत अंदर ही कहीं है। इसलिए अब से हम अपने बिजनेस पार्टनर्स को सिर्फ परिवार और बहुत भरोसेमंद दोस्तों तक सीमित करना चाहते हैं। व्यास ने दस्तावेज सबको बांट दिए। एक एक करके सभी शेयरहोल्डर शर्तें पढ़ने लगे। कनिका, जो खुद भी शेयरहोल्डर थी, अपनी सीट पर बैठ गई। दस्तावेज में लिखा था, सभी शेयरहोल्डर को अपने सभी बिजनेस वेंचर की घोषणा करनी होगी, चाहे वे भारत के अंदर हो या बाहर। अगर कोई शेयरहोल्डर किसी गैरकानूनी बिजनेस में शामिल पाया जाता है,
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार होगा कि वो उसके शेयर बिना किसी भुगतान के वापस ले ले। कनिका ने चेहरा बनाते हुए कहा, यह थोड़ा कठोर नहीं है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ कंपनी के हित के बारे में सोच रहा हूँ। फिर वह सबकी ओर मुड़ा। जो लोग हमारे बिजनेस पार्टनर बने रहना चाहते हैं, उनके लिए कुछ घोषणाएं हैं। पहली, मैंने अमेरिका की कुछ मीडिया कंपनियों से संपर्क किया है और वे हमारे कई शो प्रसारित करने में रुचि रखती हैं। इससे कंपनी की आय लंबे समय में बढ़ेगी। दूसरी, अमेरिका में हमारा हिट सीरीज रिक जोन्स पूरे देश में प्रसारित हो रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उसकी रेटिंग आसमान छू रही है। कमर्शियल टाइम स्लॉट की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। तीसरी, हम एक नया मूवी चैनल शुरू करेंगे जिसका नाम होगा VRK होम मूवीज, और आगे चलकर हम एक एंटरटेनमेंट ऐप लॉन्च करेंगे जो नेटफ्लिक्स जैसा होगा, जहां हमारे सभी शो और फिल्में पेड व्यूइंग के लिए उपलब्ध होंगी। यह कोई रहस्य नहीं है कि हमारे दर्शकों की आदतें बदल चुकी हैं। कम लोग अब सिनेमा हॉल जाते हैं। मिलेनियल्स अक्सर अपने फोन पर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इसलिए हम इंटरनेट पर अपनी मौजूदगी और मजबूत करेंगे। हमारी वेबसाइट से लेकर आने वाले मूवी ऐप तक। कई निवेशक आदित्य के भाषण से प्रभावित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि आदित्य के नेतृत्व में कंपनी सही दिशा में जा रही है। इसी वजह से कई लोगों ने अपने शेयर बेचने का फैसला बदल दिया। उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ तक कि क्लेयर कूपर ने भी। लेकिन 3 निवेशकों ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। उनमें से एक था निरंजन राज। वह बोला, मैं अपने शेयर बेचना चाहता हूँ। तुम सब बेवकूफ हो जो इस स्कैंडल में फंसी कंपनी में निवेश बनाए रखना चाहते हो। आदित्य ने शांत चेहरे के साथ कहा, उस स्कैंडल के बारे में हमारे पास एक और घोषणा है। पुलिस अभी इसी समय हमारी कंपनी की ओर आ रही है। इस संगठित अपराध के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के लिए। युवा महिलाओं की तस्करी करने वाला व्यक्ति इसी इमारत में है। और चिंता मत कीजिए, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वरना पुलिस हमें पहले से सूचित नहीं करती। कमरे में सबकी आंखें फैल गईं। कई लोग डर से चिल्ला उठे। कनिका खास तौर पर डरी हुई लग रही थी। वह निरंजन राज की ओर देख रही थी। आदित्य ने उनकी चुपचाप चल रही बातचीत को भांप लिया। कुछ लोग कह रहे थे, कितना भयानक है, कौन हो सकता है? तो इसका मतलब राय कपूर परिवार नहीं है। तभी निरंजन खड़ा हो गया। मुझे अभी जाना होगा, मेरी फ्लाइट है। आदित्य ने कहा, मिस्टर राज, अभी हमारे बीच आपके शेयरों का मामला बाकी है। हमें सेल एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना होगा। इतने में व्यास ने उसे सेल एग्रीमेंट दे दिया। जल्दी करो, जल्दी, निरंजन ने कहा। उसने दस्तावेज छीन लिया और बिना पढ़े ही साइन कर दिया। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आ गई। एक अधिकारी बोला, मिस्टर राज, आपको मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। सब लोग अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और पुलिस अधिकारी बोला, कनिका और हरीश कूपर, आपको मिस्टर निरंजन राज के साथ साजिश करने और कंपनी के फंड चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आपके खिलाफ एम्बेजलमेंट का भी वारंट जारी हुआ है। कनिका का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे किसी भूत का।